Hello everyone, welcome to Chanakya Academy. Today I am here again with our new initiative that is Places in News. और इस इनिशिएटिव से हम वो टॉपिक कवर कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहे होते हैं। और आज उसी के अगले एपिसोड में हम दो टॉपिक में कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है पनामा कनाल और दूसरा टॉपिक है हमारा पुलिकट वेटलैंड। अगर हम पहले टॉपिक पर आए तो ये जो पनामा कनाल है, ये जो पिक्चर है वो पनामा कनाल का दिखाया जा रहा है, जैसे कैसे यहाँ पे शिपिंग होती है। बिफोर कमिंग इनटू द डिटेल्स आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इसके पिछले वाले एपिसोड में भी हमने बात करा था अल नीनो के बारे में। अल नीनो इज़ बिकमिंग अ मेजर फैक्टर जो बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है, क्लाइमेट से लेकर के हमारे ट्रेड को, वेदर को, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सारे लेवल पे। और इसका ही इम्पैक्ट पनामा कनाल पे भी दिखा जा रहा है, क्योंकि पनामा कनाल में बारिश कम होने के एरिया में बारिश कम होने, अल नीनो के इफेक्ट से बारिश कम होने के कारण जो वहाँ पे जो शिपिंग होती थी, जो वहाँ पे ट्रेड होती थी, जो उसमें कमी आ रही है। लाइक जो जैसे डिटेल्स अगर हम इसका जाए तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो सिंस जून 2023 ही ओनली Panama Canal Authority has been restricting both the number and the size of ships passing through the Panama Canal. ऐसा मैंने बोला कि जो ट्रेड होता था उसमें कमी आई है, क्योंकि जो भी नंबर ऑफ शिप और जो साइज, जो मतलब अगर पहले बड़े शिप्स पास होते थे तो अब उनका साइज छोटा करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पानी का लेवल हो गया कम हो गया। कम पानी का लेवल कहाँ हुआ है? लेक गटून में, क्योंकि जो शिपिंग होती है इस एरिया पे वो इस लेक के पानी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। ठीक है, द प्रिंसिपल हाइड्रोलॉजिकल रिजर्व फॉर द कनाल, ये इस जो कनाल का है जो हाइड्रोलॉजिकल रिजर्व है वहाँ का लेक गटून है। तो वहाँ पे पानी की कमी के कारण वहाँ का ट्रेड इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि नंबर और साइज दोनों को कम करना पड़ रहा है। ठीक है, जिसके कारण से ग्लोबल शिपिंग डिसरप्ट हो रहा है। और इसके पीछे का रीजन मैंने ऐसे मेंशन करा, अल नीनो। अल नीनो जो मतलब ये नोन फैक्ट है कि जो रेनफॉल इज पनामा इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंसो साइकिल। इंसो साइकिल में दो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पहला है वो अल नीनो का है, जिसके प्रेजेंस में बारिश कम होने लगती है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है ला नीना का, जिसके प्रेजेंस में बारिश ज़्यादा होने लगती है। तो जो पनामा कनाल में जो भी बारिश होती है पनामा वाले एरिया में, वो इंसो साइकिल में बहुत डिपेंडेंट होता है। तो जब भी अल नीनो का ईयर होता है, जैसे 2023-24 अभी है में अल नीनो का ईयर है, तो उसमें वहाँ पे लेट ऑनसेट हो रहा है मानसून का और अर्ली एंड हो रहा है रेनी सीजन का, जिसके कारण से वहाँ पे पानी की कमी हो रही है। वही जिस ईयर ला नीना देखने को मिलता है, उस ईयर लार्ज स्टॉर्म्स एंड एक्सट्रीमली हेवी प्रेसिपिटेशन रहती है, जिसके कारण से बारिश ज़्यादा होता है और वहाँ पर ट्रेड मोर फ्लरिश कर पाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कनाल इज मोर डिपेंडेंट ऑन वाटर ऑफ दैट लोकेलिटी। तो इसलिए इसके न्यूज़ के पीछे ये है। इधर के मैप में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ा है 2023 में, और 2023 एक ड्राइस्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ है पनामा वाले रीजन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे व्हाट इज पनामा कनाल। ठीक है, पनामा कनाल क्या है? दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला एरिया। तो कनाल इट इज कंस्ट्रक्टेड वाटरवे दैट कनेक्ट्स अटलांटिक, या अटलांटिक को और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है। लाइक इधर अटलांटिक एरिया है और इधर पैसिफिक, और इसके बीच को कनेक्ट करने का जो काम किया है वो है पनामा कनाल के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अक्रॉस द Isthmus of Panama. Before going the details of this, I would like to explain what is Isthmus of Panama. ठीक है, इसको हम एक मैप के थ्रू नेक्स्ट स्लाइड में जो कि मेंशन है उसके थोड़ा समझा लेते हैं पहले। इस्थमस क्या है? इस्थमस ये एरिया है। ओके, ये एरिया है। इस्थमस का काम है दो लैंड मासेस को जो कनेक्ट करती है और जो दो वाटर बॉडीज को जो सेपरेट करती है। इस केस में ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रही है,
और ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को अलग कर रही है, इस्थमस, और उसी के बीच में ये कैनाल बनाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड, पीछे वाले स्लाइड में जब हम उसका डिटेल्स देख रहे थे, इट इज टू मोस्ट इट इज It is one of the two most strategic artificial waterways in the world, other being the Suez Canal. दो मेजर वाटरवे इंडिया वर्ल्ड में है, वो एक पहला सुएज कनाल में है और दूसरा पनामा कनाल में है। पनामा कनाल का अगर एरिया बात किया जाए तो ये अप्रॉक्स 80 किलोमीटर लंबा है। जो कनाल का जो फॉर्मेशन किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा किया गया था, ठीक है, बिटवीन 1904 एंड 1914। 1914 आप लोग बता सकते हैं किस लिए फेमस है। एंड इट वाज ऑफिशियली ओपनड ऑन अगस्त 15, 1914, ठीक है। इसको बनाने में 10 साल का समय लगा था और इसका ओपनिंग हुआ था 15 अगस्त 1914 को। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसके थोड़े आगे के डिटेल्स। It is owned and administered by Republic of Panama since the oversight of canal was transferred from United States of Panama in United States to Panama in 1999। मतलब 1999 तक ये अमेरिका के कंट्रोल में था, लेकिन 1919 के बाद इसका जो राइट्स है वो पनामा को ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, इट अलाउज शिप टू अवॉइड द लेंदी एंड डेंजरस वॉयज अराउंड कैप हॉर्न। मतलब जो लंबा रूट हमें लेना पड़ता कैप हॉर्न की तरफ से, उसको अवॉइड करने के लिए पनामा कनाल का फॉर्मेशन किया गया था, जिसके कारण से जो ट्रेड हुआ उसको कम टाइम में कवर किया जाने लगा और उसमें कम पैसे भी खर्च होने लगे। पनामा itself form an isthmus, a narrow line strip connecting two larger landmass between, मैंने पहले ही बताया ये isthmus का काम कर रहा होता है। ये टू लार्ज लैंडमास जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करके और पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को अलग करता है। isthmus वाला कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट मिस ऑन दैट। हाँ, अगर इस कनाल के फॉर्मेशन की बात करें तो कनाल का फॉर्मेशन फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, लेकिन 1881 में इसकी बात हुई थी, बट फाइनेंशियल ट्रबल और डिजीज मेड द इनिशिएटिव फेल, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। उसके बाद अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को टुक ओवर करा मई 904 में, ठीक है, और उसके बाद ये फाइनली जाके ओपन हुआ अगस्त 15, 1914 में, और उस 1999 तक ये अमेरिका के द्वारा ही मैनेज किया गया। बट 1999 में पनामा टुक ओवर द ऑपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द पनामा कनाल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आज के सेशन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है पुलिकट वेटलैंड। इस टॉपिक में डिटेल्स में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि वेटलैंड किसको कहते हैं, ठीक है। वेटलैंड वो एरिया है जो बेसिकली डिपेंडेंट है पानी के प्रेजेंस पे। किसी भी एरिया में जब लगातार उस एरिया में पानी जमा हुआ रहता है, उस लैंड को वेटलैंड कह सकते हैं इस लेमन टर्म्स। और वेटलैंड को कई तरीके के हो सकते हैं, परमानेंट भी, टेम्पररी भी, उसके अलावा वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं, ठीक है। और पुलिकट वेटलैंड न्यूज़ में क्यों है, ये इसका मेन रीजन है, हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं क्योंकि ये न्यूज़ में। उसके पहले अगर हम लोग इस फोटो को देखें तो यहाँ पे बर्ड्स की फोटो दिख रही है। ओके, साइबेरियन क्रेन, फ्लैमिंगो, जो माइग्रेट करके इंडिया आते रहते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन्स। तो जो पुलिकट वेटलैंड है उसका एक मेजर फीचर भी ये है कि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक डेस्टिनेशन साइट बन जाता है, क्योंकि जब वो साइबेरिया से यहाँ पहुँचते हैं तो वो रुकते हैं। तो पुलिकट वेटलैंड इसलिए भी फेमस है। अगर हम बात करें इसके डिटेल्स में, तो मैंने बोला है कि ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वहाँ के जो ESZ जोन है, लाइक इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जोन के अंदर जो ये एरिया आती है उसको डी नोटिफाई करने का मतलब उस एरिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की परमिशन दी जाएगी।
इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज परमिशन दिया जाएगा, जिससे वो एरिया में इन्वायरमेंट को नुकसान होने वाला है। इसीलिए वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उस चीज़ के अगेंस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्यों ये न्यूज में है। उसके पहले हम लोग ये भी देखना चाहेंगे कि इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जोन्स होता क्या है। इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जोन्स वो एरिया है जो, अगर एरिया वाइज बात करें तो 10 किलोमीटर के एरिया के आसपास को कहा जाता है, जो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसी प्रोटेक्टेड एरिया, किसी नेशनल पार्क के अराउंड पाया जाता है। उसको डिनोट करने का मतलब होता है कि वो एक बफर का काम करता है। वो वहाँ के पॉपुलेशन को वहाँ बाहर के इम्पैक्ट से बचा रहा होता है। इसीलिए इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जोन को रखा जाता है किसी भी एरिया में 10 किलोमीटर के अंदर में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट किया है सेटलमेंट क्लेम फॉर विलेज विद इन पुलिकट बर्ड सेंचुरी, कंसर्न ओवर द सेंचुरी श्रिंकिंग इको सेंसिटिव लूम लार्ज। ठीक है, तो वही बात है कि उसी एरिया को नोटिफाई करने की बात की जा रही है। इसके कारण से वहाँ के जो इन्वायरमेंटलिस्ट है और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, उन्होंने इस बात पे वरी दिखाया है विद प्रपोजल फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट विद इन ESZ इको सेंसिटिव जोन में। ठीक है, देयर इज अ ग्रोइंग फियर ऑफ इरिवर्सिबल डैमेज टू डेलिकेट इकोसिस्टम ऑफ पुलिकट। तो डैमेज उस एरिया के इतना ज़्यादा हो सकता है कि उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशंस है और वहाँ के एनवायरमेंटलिस्ट है वो इस चीज़ के अगेंस्ट में है। उसी में ये बात है, उसी क्यों ये न्यूज में उसी पे ये स्लाइड भी बता रही है। कलेक्टिव्स आर petitioning the authorities emphasizing the wetland significance in providing livelihood, supporting wildlife and acting as a crucial climate buffer for Chennai। इसका 3 इंपॉर्टेंस हो गया, जैसे ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, ठीक है, दूसरा वहाँ के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, और एक क्लाइमेट बफर का काम करता है चेन्नई रीजन के लिए। इसीलिए वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन और इन्वायरमेंटलिस्ट लोग इसके डीनोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं। और ये न्यूज़ में जनवरी से ही चल रहा है, लेकिन अभी ये 2-4 दिन पहले से ज़्यादा एक्टिव है न्यूज़ में, क्योंकि जो डीनोटिफिकेशन का काम है ये सारा जो भी चल रहा है प्रोटेस्ट और वहाँ के लोकल पॉपुलेशंस का, उसके बाद भी ये डीनोटिफिकेशन को रोका नहीं जा रहा है। अगर हम डिटेल्स में जाएं पुलिकट वेटलैंड के, तो पुलिकट वेटलैंड का लोकेशन की अगर बात करें तो इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, और सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम ऑफ इंडिया का बन होता है। ये पहला ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम कौन है? तो पहला है चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, ये इकोसिस्टम का क्या क्या काम यहाँ पर हो रहा है। ये डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना को सपोर्ट करता है, एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड मरीन लाइफ। एक ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करता है बर्ड्स और मरीन लाइफ, लाइक वहाँ के बर्ड्स, मरीन लाइफ, फ्लोरा, फौना सब इस एरिया पे डिपेंडेंट है, ठीक है। Within the wetland is recognized as a biodiversity hotspot। इवन इस एरिया का रिकॉग्निशन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में भी है, जो कि 250 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग 50 इंटरकॉन्टिनेंटल स्पीसीज को होस्ट कर रहा होता है। इट्स यूनिक हाइड्रोलॉजी एंड एक्सटेंसिव मैंग्रोव प्लांटेशन इन इको सेंसिटिव जोन कंट्रीब्यूट्स टू इट्स सिग्निफिकेंस एज अ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। इसका हाइड्रोलॉजी यूनिक है और ये फेमस है मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए भी। मैंग्रोव प्लांटेशन जिसके कारण से ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस मैप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि पुलिकट लेक कहाँ पे प्रेजेंट है। पुलिकट लेक, ठीक है, ये इस मैप में दिखाया गया है कि पुलिकट लेक का प्रेजेंस कहाँ पर है। Pulicat Lake plays a crucial role
role in the Asian flyway of birds, making it an essential stop during the migration. मैंने फर्स्ट स्लाइड में ये पुलिकट लेक के फर्स्ट लाइन में ये मेंशन करा है कि पुलिकट लेक एक मेजर डेस्टिनेशन है साइबेरियन बर्ड्स, जो भी बर्ड्स आते हैं माइग्रेट करके उनके लिए, ठीक है। इसका एक इम्पॉर्टेंट और फीचर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आइलैंड पे प्रेजेंट है, वो पुलिकट लेक के एरिया में भी है। ये श्रीहरिकोटा आइलैंड है जो सेपरेट करता है पुलिकट लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर क्या है? इंडिया सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी, यही है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स थे पुलिकट लेक के बारे में। पुलिकट लेक के बारे में और कुछ फैक्ट जो हम मेंशन करना चाहते हैं टॉपिक वन करने से पहले, लाइक पुलिकट लेक एक रामसर साइट्स भी है। तो रामसर साइट्स क्या है? रामसर एक जगह है ईरान में बेसिकली, जहाँ पे एक 1971 में ये डिसीजन लिया गया था कि कौन से जो नेशनल इम्पोर्टेंस के एरिया जो वेटलैंड है उनको नेशनल इम्पोर्टेंस का जगह दिया जाएगा। उसी के अंदर जो भी दुनिया में वेटलैंड्स होते हैं उसके अंदर वेटलैंड्स उनको नेशनल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और इंडिया में करेंटली 80 रामसर साइट्स है। उसी में से एक है हमारा पुलिकट भी। और रामसर साइट से वेटलैंड को ही नहीं दिया जाता है, ये जो भी इन्वायरमेंट सेंसिटिव जोन है जिनको बचाना इंपॉर्टेंट है, जिसका इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंट के लिए उसको दिया जाता है, बट वेटलैंड भी उसका एक पार्ट है, ठीक है। पुलिकट लेक को 2002 में जगह दिया गया था। इंडिया के 80 रामसर साइट्स में पुलिकट वेटलैंड भी एक रामसर साइट्स है। तो इस तरीके से ये इन्वायरमेंट के लिए ये पुलिकट वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की इन चीज़ों के इंपॉर्टेंस को समझेगी और एक बेटर रास्ता निकालेगी ताकि वहाँ के पॉपुलेशन को और इन्वायरमेंट को हार्म ना हो पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।